हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल SD एजुकेशन पर। आज हम बात करेंगे NCF 2005 के बारे में। आप सभी लोग जानते हैं कि जो सीटेट का एग्ज़ाम है, सीटेट के एग्ज़ाम में NCF बहुत बड़ी योग्यता निभाता है और NCF से 2-3 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं NCF 2005 के बारे में। NCF 2005 जिसे राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा भी कहते हैं, NCF को फुल फॉर्म है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। NCF के मुख्य तथ्य क्या हैं, इसके बारे में हम बताते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा से तात्पर्य है जो प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर की शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम का निर्धारण किया गया है। NCF 2005 का निर्माण करने वाली संस्था का नाम NCERT है और NCERT का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। NCF 2005 NCF 2000 का एक संशोधित रूप है। जो NCF 2005 है वो NCF सन 2000 का एक संशोधित रूप है, यानी कि 2000 को संशोधित करके NCF 2005 का निर्माण किया गया है। NCF 2005 की समीक्षा की सिफारिश MHRD, जिसे मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कहते हैं, जो कि वर्तमान में से शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है, इसी ने NCF 2005 की समीक्षा की सिफारिश की थी। NCF 2005 के अध्यक्ष प्रोफेसर यशपाल जी थे, जो कि UGC के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं। NCF का उद्देश्य क्या है? NCF का उद्देश्य लर्निंग विदाउट बर्डन, यानी जो शिक्षा है वो बिना बोझ के हो। इसका मतलब ये है कि जो बच्चे हैं उनके जो बैग है उसका बोझ कम किया जाए, किताबें कम की जाए, इसीलिए इसका उद्देश्य रखा गया है लर्निंग विदाउट बर्डन। आगे चलते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005। NCF 2005 का जो प्रारंभ है वो शिक्षा शास्त्री रविन्द्रनाथ टैगोर के विचार सभ्यता और प्रगति को आधार मानकर किया गया था। इस समिति के द्वारा 21 राष्ट्रीय बिंदुओं को मद्देनजर रखते हुए 21 समूहों का गठन किया गया है। NCF 2005 का निर्माण मानव विकास संसाधन मंत्रालय, जो कि वर्तमान में शिक्षा मंत्रालय हो चुका है, की देखरेख में किया गया था। NCF 2005 में रूपरेखा के तहत सभी भाषाओं, यानी कि जो 8वीं सूची में अनुसूची में जितनी भी भाषाएं हैं उन सभी भाषाओं में NCF का अनुवाद किया गया है। NCF 2005 के 5 प्रमुख सिद्धांत बात करते हैं कि जो NCF 2005 है उसके 5 प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से हैं। पहला है विद्यालय के ज्ञान को बाहर के जीवन से जोड़ना, यानी कि जो विद्यालय में जो कुछ भी पढ़ाया जाता है उसको बाहर का जो वातावरण है उससे जोड़कर पढ़ाया जाए ताकि बच्चों को और अच्छे से समझ में आए। दूसरा है शिक्षा पूर्ण रूप से रटन प्रणाली से मुक्त हो। जो स्कूल में शिक्षा दी जाती है वो पूर्ण रूप से रटने की प्रणाली से मुक्त हो। तीसरा है पाठचर्या इस प्रकार से संवादित हो कि बालक का चहुमुखी विकास हो, बजाय पाठ्य पुस्तक केंद्रित हो। इसका मतलब ये है कि जो भी पाठचर्या हो वो बालक को केंद्र में रख करके किया जाए, ना कि पाठ्य पुस्तक को केंद्र में रख करके। अगला है परीक्षा को अधिक से अधिक लचीला बनाना और कक्षा की गतिविधियों से जोड़ना। जो परीक्षा हो वो अधिक से अधिक आसान बनाई जाए, लचीली बनाई जाए और जो कक्षा की जितनी भी गतिविधियां हैं उनसे जोड़ दी जाए। एक ऐसी अधिभावी पहचान का विकास हो जिसमें प्रजातांत्रिक राज व्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्रीय चिंताएं समाहित हों, यानी कि NCF 2005 का ये मुख्य सिद्धांत ये है कि बच्चे को राष्ट्र के बारे में अधिक से अधिक जानकारी हो और उसको एक अच्छा नागरिक बनाया जा सके। अगले हम बात करते हैं NCF 2005 के मुख्य उद्देश्य कौन कौन से हैं। जीवन एवं ज्ञान के मध्य की दूरी को कम करना तथा इस प्रक्रिया में बच्चों के विद्यालयी जीवन को बाहरी जीवन से जोड़ना चाहिए, यानी जो भी बच्चे विद्यालय में पढ़ते हैं उसको बाहर के जीवन से जोड़ करके पढ़ाना चाहिए। इसे प्राथमिक शिक्षा में लागू किया गया था। इस अधिगम प्रक्रिया के माध्यम से विद्यार्थियों को रटने की प्रणाली से मुक्त करना था ताकि विद्यार्थियों का चहुमुखी विकास हो सके, यानी कि इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि जो बच्चे हों वो समझ करके पढ़ें, सोचे समझें और जो रटने की प्रणाली है उससे वो मुक्त हो सके। इसमें शिक्षण अधिगम प्रक्रिया बाल केंद्रित हो, यानी जो कुछ भी पढ़ाया जाए वो बाल केंद्रित पढ़ाया जाए, पुस्तक केंद्रित ना हो। ऐसी विषय सामग्री का उपयोग किया जाए जिससे कि प्रभावशाली व्यक्तित्व का निर्माण हो सके, यानी कि जो बच्चे हों उनका जो व्यक्तित्व हो वो अच्छा हो सके।
इसका प्रमुख लक्ष्य आत्मज्ञान अर्थात विद्यार्थियों को अलग अलग अनुभवों का अवसर देकर उन्हें स्वयं ज्ञान की प्राप्ति करनी होती है। इसका मतलब ये है कि जो भी बच्चे हों वो जो कुछ भी पढ़ें वो बाल केंद्रित हो और वो अपने स्वयं के ज्ञान से ही आगे बढ़ सकें और बेहतर से बेहतर करने का अवसर पा सकें। अगला पॉइंट है एनसीएफ 2005 में शिक्षण गणित के उद्देश्य, यानी जो एनसीएफ है उसमें गणित विषय के लिए क्या क्या उद्देश्य दिए गए हैं। छात्रों को तर्क और कल्पना में अमूर्तता की कल्पना करना और समस्याओं को हल करना, यानी कि जो भी बच्चे हैं उनको गणित की शिक्षा इस प्रकार दी जाए कि जो भी समस्याएं हैं वो उनको हल कर सकें। समस्या समाधान के सामान्य नियमों को सही ढंग से चुनें और लागू करें, यानी जो भी समस्याएं हैं उनको सामान्य ढंग से बताए जाएं और वो अच्छी तरीके से उनको हल कर सकें। विभिन्न प्रकार के गणितीय प्रतिनिधित्व जैसे चार्ट, टेबल, आरेख, सूत्र, मॉडल और ग्राफ का उपयोग करें। जितनी भी शिक्षण अधिगम सामग्री हैं इन सबका उपयोग करते हुए वो गणित को अच्छी तरीके से सीख सकें। एनसीएफ 2005 शिक्षण विज्ञान के उद्देश्य, यानी इसमें विज्ञान के उद्देश्य क्या क्या दिए गए हैं। कौशल प्राप्त करने और वैज्ञानिक ज्ञान के सत्यापन और पीढ़ी के लिए अग्रणी प्रक्रियाओं और तरीकों को समझने के लिए विज्ञान के विकास और ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य का निर्माण करना, यानी जो कुछ भी विज्ञान के बारे में बच्चे पढ़ते हैं उसको उनको ज्ञान हो सके, वो आने वाली पीढ़ी को समझ सकें और विज्ञान के विकास में योगदान दे सकें। अगला पॉइंट है कुछ मूल्यों को आत्मसात करने के लिए ईमानदारी, सहयोग, अखंडता, पर्यावरण का संरक्षण और जीवन के लिए चिंता और महत्वपूर्ण सोच को विकसित करना। इसके साथ साथ बच्चों में क्या विकसित होना चाहिए, बच्चों में ईमानदारी विकसित होनी चाहिए, सहयोग यानी एक दूसरे के सहयोग से सीख सकें, अखंडता हो उनमें और पर्यावरण का संरक्षण हो, यानी वो जो कुछ भी करते हैं उससे पर्यावरण को क्या हानि होती है, क्या लाभ होता है, इन सब के बारे में वो सोचें और फिर निर्णय ले सकें। विज्ञान के शिक्षण को विज्ञान के उद्देश्यों, सिद्धांतों और इसके अनुप्रयोगों को सीखना है जो कि संज्ञानात्मक विकास के चरण के अनुरूप है। यानी विज्ञान का जो भी शिक्षण है उसको सीखने से क्या होता है कि जो विज्ञान के उद्देश्य हैं, विज्ञान के जो सिद्धांत हैं, इसके द्वारा वो उनको अनुप्रयोग करेंगे यानी उनका उपयोग करेंगे, फिर वो अपना संज्ञानात्मक विकास कर सकेंगे। अगला पॉइंट है शिक्षण सामाजिक विज्ञान के उद्देश्य, यानी सामाजिक विज्ञान के क्या क्या उद्देश्य हैं। सामाजिक विज्ञान एक विषय के रूप में स्कूलों में शामिल है ताकि छात्रों को उनकी रुचियों और योग्यताओं को पता लगाने के लिए उपयुक्त विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम और करियर चुनने में सहायता मिल सके। यानी सामाजिक विज्ञान क्या करता है कि जो बच्चे हैं उनको पाठ्यक्रम प्रदान करने में और जो उनका करियर है उसको चुनने में वो सहायता करता है। अब शिक्षण स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य, यानी बच्चों को एनसीएफ में जो शारीरिक शिक्षा के बारे में क्या बताया गया है उसका उद्देश्य क्या है कि बच्चों में जो स्वास्थ्य, बीमारी, दुर्घटनाओं और शारीरिक फिटनेस की एक एकीकृत और समग्र समझ प्रदान करने के लिए सैद्धांतिक और व्यवहारिक जानकारी प्रदान करना। यानी जो शिक्षण है उसमें स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा शामिल करने का उद्देश्य यही है कि बच्चे स्वास्थ्य के बारे में, बीमारी के बारे में और किसी प्रकार की भी जो दुर्घटनाएं होती हैं उनसे कैसे बचें, उसको बचने के लिए क्या क्या वस्तुएं इस्तेमाल होती हैं, कैसे रक्षा कर सकते हैं इत्यादि के बारे में जानकारी प्रदान कर सकें। अब इसमें स्कूल और वातावरण, कक्षा का वातावरण कैसा हो इसके बारे में बताया गया है। बुनियादी ढांचे, पर्याप्त प्रकाश और वेंटिलेशन, छात्र शिक्षक अनुपात, स्वच्छता और सुरक्षित वातावरण के संदर्भ में छात्रों के लिए भौतिक वातावरण को अनुकूल बनाए रखना। यानी स्कूल के वातावरण के बारे में बताया गया है कि जो स्कूल हो उसका बुनियादी ढांचा अच्छा हो, कक्षा में जो बच्चे पढ़ते हों वहाँ पर्याप्त प्रकाश की व्यवस्था हो, छात्र शिक्षक अनुपात भी अच्छा हो, निरंतर स्वच्छता बनी रहे और जो वातावरण है वो सुरक्षित और छात्रों को पढ़ने के अनुकूल होना चाहिए। अब एनसीएफ का परिप्रेक्ष्य क्या है। एनसीएफ क्या बात करता है कि रटने की विधि से शिक्षण को स्थानांतरित करना, यानी जो भी पढ़ाया जाए वो रटने की विधि से अलग हो, यानी उसमें रटन विधि ना शामिल हो। स्कूल के बाहरी जीवन को ज्ञान से जोड़ना, यानी जो भी स्कूल में जो भी पढ़ाया जाता है उसको स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना कि बाहर का वातावरण कैसा है, उसके बाद विद्यालय में जो कुछ भी पढ़ाया जाता है उसको बाहर के ज्ञान से जोड़ना चाहिए। कक्षा में सीखने, परीक्षा को एकीकृत करने और अधिक लचीला बनाने के लिए छात्रों को चुनौतियों से निपटने, रचनात्मकता को प्रोत्साहित करने और छात्रों के सक्रिय भागीदारी के लिए स्थितियों और अवसरों का निर्माण करना पड़ता है। यानी छात्र जो कुछ भी सीखते हैं वो चुनौतियों से सीखें,
रचनात्मकता करें, खुद से सीख करके जो भी निर्णय हैं वो लें और प्रोत्साहित हों इत्यादि के बारे में बताया गया है। समावेशी शिक्षा को प्राथमिकता और लचीलापन दिया जाना चाहिए, यानी जो भी शिक्षा हो वो समावेशी प्रकार की शिक्षा हो। पाठ्यक्रम क्षेत्र में क्या है? पाठ्यक्रम क्षेत्र में त्रिभाषा सूत्र प्रणाली लागू है। त्रिभाषा सूत्र प्रणाली में पहली भाषा मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा होनी चाहिए। इसका मतलब ये है जो पहली भाषा हो वो बच्चे की मातृभाषा, जो क्षेत्र में रहता है, जिस क्षेत्र में रहता है वो भाषा होनी चाहिए। दूसरी भाषा में अगर वह हिंदी भाषी राज्य है तो वहाँ हिंदी भाषा होनी चाहिए, अथवा दूसरी भाषा कुछ अन्य आधुनिक भारतीय भाषा या अंग्रेजी होगी, और गैर हिंदी भाषी राज्यों में दूसरी भाषा हिंदी या अंग्रेजी होगी। इसका मतलब ये है कि जो पहली भाषा है वो बच्चे की मातृभाषा होगी, दूसरी भाषा अगर बच्चा हिंदी भाषी राज्य में रहता है तो वो होगी, वरना अंग्रेजी ले सकता है, या गैर हिंदी भाषी राज्य जैसे जो तमिल तेलुगु जो भी हैं वो दूसरी भाषा के रूप में ले सकते हैं। तीसरी भाषा में जो हिंदी भाषी राज्यों में तीसरी भाषा अंग्रेजी या एक आधुनिक भारतीय भाषा होगी। अगर कोई हिंदी भाषी राज्य है तो उसकी तीसरी भाषा अंग्रेजी होगी, या इसके अलावा कोई एक आधुनिक भारतीय भाषा भी हो सकती है। इस प्रकार जो एनसीएफ है वो त्रिभाषा सूत्र प्रणाली पर कार्य करता है, यानी उसमें 3 भाषाओं को शामिल किया गया है। अगली बात करते हैं एनसीएफ 2005 की आवश्यकता। आखिर एनसीएफ 2005 की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी? पूर्व प्रचलित पाठ्यक्रम के संकुचित आधार के कारण इसकी आवश्यकता पड़ी, यानी इससे पहले का जो भी पाठ्यक्रम था वो संकुचित था, इसके कारण एनसीएफ 2005 की आवश्यकता पड़ी। पूर्व प्रचलित पाठ्यक्रम में केवल पुस्तकीय एवं सैद्धांतिक ज्ञान में बल देने के कारण, इससे पहले का जो पाठ्यक्रम था वो केवल और केवल पुस्तकीय ज्ञान पर आधारित था, यानी जो भी ज्ञान होता था वो पुस्तकों को केंद्र में रख करके किया जाता था। लेकिन अब एनसीएफ 2005 में यह शिक्षा बाल केंद्रित हो गई है। पूर्व प्रचलित पाठ्यक्रम का जीवन से जुड़ाव न होने के कारण, यानी जो कुछ भी पहले पढ़ाया जाता था वो जीवन से जुड़ाव न होने के कारण, बाहरी जीवन से नहीं जुड़े होने के कारण नए एनसीएफ 2005 की आवश्यकता हुई। पूर्व प्रचलित पाठ्यक्रम में तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा की कमी होने के कारण इसकी आवश्यकता हुई। प्रचलित शिक्षा में नैतिक शिक्षा एवं नैतिक मूल्यों के सम्मिलित न होने के कारण एनसीएफ 2005 की आवश्यकता हुई। तो ये थे एनसीएफ 2005 के बारे में, जो कि आने वाली आगामी परीक्षा सीटेट के लिए 2 से 3 नंबर आपको जरूर दिलाएगा। आप प्रीवियस ईयर के जितने भी पेपर उठा के देखेंगे आपसे 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से जरूर पूछे गए हैं। तो वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।